भारत की बायोडायवर्सिटी यानी कि यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, इनकी हिफाजत की कहानी ना बहुत दिलचस्प है। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं है। इसमें सरकार के बनाए कानून भी हैं और जमीन से जुड़े लोगों का जुनून भी। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हाँ, तो इस कहानी में हम और गहरे उतरेंगे, पर उससे पहले एक सवाल, एक बड़ा सवाल। ये जो पूरी दुनिया है, ये एक बहुत बड़े जाल की तरह है ना? जिसमें लाखों करोड़ों जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं और हर धागा दूसरे से जुड़ा है। अब सवाल ये है कि इस पूरे जाल में हम इंसान कहाँ खड़े हैं, हमारी जगह क्या है? और यकीन मानिए, यही सवाल इस पूरी चर्चा की जड़ है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम कितनी बड़ी चीज की बात कर रहे हैं। देखिए, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो कुदरत का एक जीता जागता खजाना है। और ये खजाना कितना बड़ा है, ये नंबर देखिए, 16 लाख। जी हाँ, भारत में करीब करीब 16 लाख अलग अलग तरह की प्रजातियां और उप प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिमाग चकरा देने वाला नंबर है। इसे ऐसे समझिए, पूरी दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं ना, उनमें से करीब 8% अकेली भारत में है। मतलब हम दुनिया के उन गिने चुने देशों में से हैं जहां कुदरत ने अपनी सबसे ज्यादा दौलत लुटाई है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारी धरोहर है। पर सवाल ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। सोचिए, जो हवा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जिस मिट्टी में हमारा खाना उगता है, ये सब कुछ इसी इकोसिस्टम की देन है। अगर ये ताना बाना बिगड़ा तो हमारा वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक मोड़ आता है। इस खूबसूरत तस्वीर का एक स्याह पहलू भी है। एक ऐसा वक्त भी आया जब हमारी ये अनमोल विरासत बहुत बड़े खतरे में पड़ गई थी। चलिए इस खतरे को बाघ की कहानी से समझते हैं। बाघ, जो भारत के जंगलों की शान है, उसका प्रतीक है। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे जंगलों में बाघों की एक बहुत बड़ी आबादी हुआ करती थी। कितनी? करीब 55,000। जी हाँ, 55,000। आज के समय में तो इस नंबर की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है ना? तब हमारे जंगल सच में बाघों से गुलजार थे। लेकिन फिर लालच बढ़ा, इंसानी दखलंदाजी बढ़ी, अवैध शिकार होने लगा। उनकी खाल और हड्डियों के लिए जंगल कटने लगे, सिकुड़ने लगे। और जब जंगल कम हुए तो बाघों का खाना, यानी दूसरे जानवर, वो भी कम हो गए। और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दशकों में ये शानदार जानवर विलुप्त होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। और 1973 आते आते वो 55,000 का आंकड़ा लुढ़क कर सिर्फ 1,827 पर आ गया। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक जानवर की आबादी का कम होना नहीं था, ये एक राष्ट्रीय संकट था। एक अलार्म था कि हम अपनी सबसे कीमती चीजों में से एक को खो रहे हैं। और बात सिर्फ बाघों की नहीं थी। घड़ियाल जैसे न जाने कितने ही दूसरे जीव जंतु इसी तरह की मुसीबत का सामना कर रहे थे। उनके भी घर उजड़ रहे थे, उनका भी शिकार हो रहा था। मतलब बाघ का संकट तो सिर्फ एक लक्षण था। बीमारी तो पूरे सिस्टम में फैल चुकी थी। तो जब हालात इतने बिगड़ गए, तब सरकार को आगे आना पड़ा। और यहां से भारत में वन्यजीव संरक्षण के एक नए दौर की शुरुआत हुई। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम था 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक लैंडमार्क कानून था। इसने पहली बार जानवरों और उनके घरों यानी जंगलों को कानूनी सुरक्षा का कवच पहनाया। और एक लिस्ट बनाई गई कि किन किन प्रजातियों को बचाना सबसे जरूरी है। इस एक्ट के आते ही काम में तेजी आई। 1973 में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, जो आज भी दुनिया के सबसे कामयाब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। और मजे की बात यह है कि यह सुरक्षा सिर्फ बड़े बड़े जानवरों तक ही नहीं रुकी। 1980 आते आते छोटे छोटे कीड़ों को और 1991 तक पेड़ पौधों को भी इस प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया। अच्छा, अब मैनेजमेंट को आसान बनाने के लिए जंगलों को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। ये कुल जंगलों का आधे से भी ज्यादा हिस्सा हैं और इन्हें सबसे कीमती माना जाता है। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, जो करीब 1/3 हैं और इनका मकसद है इन्हें और बर्बाद होने से बचाना। और तीसरे हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स, जो सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की जमीनों पर होते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सरकारी कानूनों की नहीं है। कानून तो बहुत जरूरी थे, पर असली हीरो तो वो लोग थे, वो समुदाय जो सदियों से इन जंगलों में या इनके आसपास रहते आए हैं। अब ये देखिए, ये है असली भारत की ताकत।
राजस्थान का बिश्नोई समाज जो जानवरों की रक्षा को पूजा मानता है, या फिर हिमालय का चिपको आंदोलन जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि कैसे आम औरतें पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचा सकती हैं। कई आदिवासी समुदाय तो आज भी महुआ, कदम्ब जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं, उन्हें काटते नहीं। अरे अलवर राजस्थान में तो 5 गांव ने मिलकर खुद की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना डाली, भैरो देव डाकव सेंचुरी। असल में ये लोग जंगलों को सिर्फ लकड़ी या फल का सोर्स नहीं मानते। इनके लिए ये सेक्रेड ग्रोव्स हैं, यानी पवित्र जंगल, देवी देवताओं का घर। ये एक बहुत ही गहरा एक आध्यात्मिक रिश्ता है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी इन जंगलों को जिंदा रखा है। और ये सोच कोई नई नहीं है। सोचिए, करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि पेड़ एक ऐसा जीव है जो अपने काटने वाले को भी छांव देता है। कुदरत के प्रति ये जो सम्मान का भाव है ना, यही इन परंपराओं की जान है। तो अब तक हमने 2 अलग-अलग कहानियां देखी। एक तरफ सरकार की कोशिशें और दूसरी तरफ लोगों की परंपराएं। असली कामयाबी तो तब मिली जब ये दोनों धाराएं आकर एक हो गईं। और इस संगम को नाम दिया गया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी JFM। इसकी औपचारिक शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई और ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसमें सरकार ने पहली बार ये माना कि भाई जो लोग जंगल में रहते हैं उनके बिना जंगल को बचाया ही नहीं जा सकता। तो एक कामयाब कंजर्वेशन का फॉर्मूला क्या निकला? एक पार्टनरशिप जिसमें सरकार कानून बनाती है, पैसा देती है, और जो लोकल लोग हैं वो अपना सदियों का ज्ञान और जमीन पर मेहनत लगाते हैं, और फिर जब जंगल बचता है तो उसका फायदा भी दोनों मिलकर उठाते हैं। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि अगर हमें अपने प्राकृतिक खजानों को बचाना है तो मैनेजमेंट के सेंटर में लोकल लोगों को रखना ही होगा। जब वो खुद मालिक बनकर हिफाजत करते हैं तो नतीजे हमेशा बेहतरीन होते हैं। तो आज की ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि हम तरक्की का, डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा मॉडल बनाएं जो लोगों को भी ताकत दे, हमारे पर्यावरण को भी बचाए और सबके लिए आर्थिक फायदा भी लाए। इन तीनों के बीच सही बैलेंस ढूंढना, यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है और शायद सबसे बड़ा मौका भी।